तो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं हिंदी कोर का। इसके बारे में तो हिंदी कोर का तो जितने भी स्टूडेंट का एग्जाम 18 फरवरी और 20 फरवरी और यहाँ तक कि 21 फरवरी को होने वाला है, उनके लिए यह वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर्स वाले सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हिंदी कोर वाले जितने भी स्टूडेंट है, लैंग्वेज के कोर जितने भी स्टूडेंट है हिंदी कोर वाले, उनके लिए यह वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि मैंने 2023 वाला पेपर एनुअल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन ऑफ हिंदी वाला पेपर लिया है, तो जितने भी स्टूडेंट आर्ट्स साइंस और चाहे कॉमर्स में हो, उनके लिए वीडियो जेक के द्वारा ही लिया गया है। क्योंकि ये प्रीवियस के 3 साल के पीछे वाला प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, तो हर साल प्रीवियस वाले क्वेश्चन को ही दोहराता है। तो चलिए हम लोग फटाफट ज्यादा लेट नहीं करते, आज के वीडियो में हम लोग 5 नंबर वाले सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात की, तो जितने भी स्टूडेंट पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे फटाफट वीडियो को देख ले जाकर, क्योंकि आज के वीडियो में मात्र हम लोग 5 नंबर वाले सब्जेक्टिव क्वेश्चन का बात करेंगे। जितने भी चैनल पर भी स्टूडेंट न्यू, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें ताकि हर तरह के वीडियो को नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचते रहे और आप लोग कमेंट करें कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद हम लोग एक एक करके आंसर को भी देखेंगे। तो देखिए हमारा प्रश्न नंबर 1 है, प्रश्न नंबर 1 हमारा ये रहा कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि कविता में पतंग के माध्यम से कवि को क्या कहना चाहती है। ठीक है, जो कविता है, कविता में पतंग के माध्यम से कवि को क्या कहने जाते हैं, तो ये हमारा 5 नंबर वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कविता में पतंग के माध्यम से कवि को क्या कहना चाहता है। ठीक है, पतंग एक लंबी कविता है। क्या है? पतंग एक लंबी कविता है। यह कविता आलोक और धनवा के एकमात्र काव्य संग्रह दुनिया रोज बनाती है, ठीक है, से ली गई है। पतंग के माध्यम से कवि बच्चों की पतंग उड़ाने के उत्साही प्रवृत्ति को बताया है। बाल और क्रोडाओं को एक प्राकृतिक परिवर्तन सुंदर विमाओं का उपयोग किया गया है। पतंग उड़ाना बच्चों की बहुरंगी सपना है। आसमान में उड़ती पतंग बच्चों की इच्छाओं की उड़ान के लिए क्या है? उड़ान की एक गति को देती है, गति को देती है। ठीक है, साथ में निडर, सावधान और खतरे को खेलने के लिए उत्साही बनाती है। गिर कर उठने और हौसले तथा तुरंत तेज गति से फिर से अपने पतंगों को काटने और उड़ाने और ढील देने जैसी लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु तत्पर करती है। ठीक है, बच्चों को उत्साही में प्राकृतिक अपना साथ देने के लिए मजबूर कर देती है। इसलिए कविता ने कहा है कि पृथ्वी की एक तेज घूमती हुई आती है और उसे बेचैन पैरों को पास लाती है। तो ये रहा हमारा 5 नंबर वाला आंसर और 5 नंबर वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो जितने भी चैनल पर देख लीजिए आप लोग, यूट्यूब चैनल पर सभी चैनल पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खाली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है। तो चलिए हमने सोचा कि क्यों ना बच्चों के लिए एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ला दिया जाए। तो चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन का इसमें 5 नंबर वाला कम से कम 30 से प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराया जाएगा। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट हैं फटाफट 30 से प्लस 5 नंबर वाले सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लीजिए। इससे अगले वाले वीडियो में 30 से प्लस 3 नंबर वाले क्वेश्चन को हम लोग कराएंगे। ठीक है, उससे अगले वाले वीडियो में 1 लाइनर क्वेश्चन को जो कि हम लोग 50 से प्लस या 100 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो फटाफट लाइक करते रहे, अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहे। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है कि चूड़ी, कील पेंच आदि मूर्त उपमानों के माध्यम से कवि ने कथ्य और अमूर्तता को साकार किया है। ठीक है, भाषा को समृद्ध एवं संप्रेषणीय बनाने के बिंबों और उपमानों के महत्व पर परिसंवाद आयोजित करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि भाषा के मुख्य इति पर क्या है। ठीक है, तो भाषा के समृद्ध एवं संप्रेरणीय जो कि बिंबों और उपमानों के महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। ठीक है, ये कविता के स्वरूप को साकार करते हैं। इनके द्वारा कवि की बात प्रभावी बनती है और वह काव्य कहना चाहता है कि यह स्पष्टता होता है कि बिंब का अर्थ होता है शब्दों के माध्यम से कविता में इंद्रिय चित्रण दर्शाना, और कविता में इसी महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, इसके द्वारा कवि अपनी काल्पनिक शक्ति का प्रयोग करके और सूक्ष्म विचारों को एक चित्र के रूप में दर्शाता है। यह चित्र कविता पढ़ते समय हमारी आंखों के आगे साकार हो जाती है और उपमान का प्रयोग करके कवि भाषा को सरल सहज बना देता है। ठीक है, इससे भाषा के शब्द दंडबद्ध खत्म हो जाता है और कविता अपने उद्देश्य की पूर्ति कर लेती है। ठीक है, यार क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा
कि सिख बीवी के प्रति साफिया के आकर्षण का क्या कारण था, नमक पाठ के आधार पर बताइए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि सिख बीवी के प्रति साफिया का क्या आकर्षण था, क्या आकर्षण का कारण था, और नमक के पाठ पर हम लोग बताते हैं। जब साफिया ने सिख बीवी को देखा तो हैरान रह गई। बीवी का वैसा ही चेहरा था जैसे साफिया की माँ का था। ठीक है, बिल्कुल वही कद, वही भारी शरीर और वही छोटी मोटी चमकदार आंखें जिनमें से नेकी, मोहब्बत और रहमल दिल्ली की रोशनी जगमगा रही थी। चेहरे में खुली किताब जैसी थी और बीवी कैसी वैसे ही सफेद मलमल का दुपट्टा ओढ़ रखा था। ठीक है, जैसे सफिया की अम्मा और मुहर्रम में ओढ़ कर करती थी, ओढ़ा मतलब ओढ़ा करती थी, मुहर्रम में ओढ़ा करती थी। ठीक है, इसलिए सफिया बीवी की तरह बार बार बड़े प्यार से देखने लगी थी। उसकी माँ तो पहले मर चुकी थी और यह कौन थी, या पर यह कौन है। ठीक है, यानी कौन थी। ठीक है, उसकी माँ जैसे ही थी, इतनी समानता कैसे है, यही सोचकर साफिया उनके प्रति आकर्षित हो जाती। यानी इसमें कुल मिलाकर कहना है कि उनकी माँ के जैसे, साफिया के माँ के जैसे एक और औरत थी जो कि उसी के कद, उसी की छोटे मोटे, उसी के चमकीले आंखें की जैसा थी, जो कि मुहर्रम में जैसे सफेद ओढ़नी ओढ़ा करती थी, उसी तरह से उसने साफिया की माँ ओढ़ रखी थी। ठीक है, तो उसके बारे में कुल लिखना है। चलिए अब हम लोग चौथे क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है हमारा कि लाहौर और अमृतसर के कस्टम अधिकारियों ने सफिया के साथ कैसा व्यवहार किया था। ठीक है, लाहौर और अमृतसर के कस्टम अधिकारियों ने साफिया, यानी जो साफिया थी, साफिया के साथ कैसा व्यवहार किया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि दोनों जगह के कस्टम पे अधिकारियों ने साफिया और उसकी नमक रूपी सद्भावना का सम्मान किया था। ठीक है, केवल समान ही नहीं, उसके यह जानकारी मिली कि उनके से एक दिल्ली को अपना वतन मानते हैं और दूसरे ढाका को अपना वतन कहते हैं। उन दोनों में साफिया प्रति पूरा सद्भाव को दिखाया, कानून का उल्लंघन करके उसे नमक और जाने दिया। ठीक है, अमृतसर वाले सुनील दास गुप्ता तो उसका थैला उठाकर चले और उसके पुल पर करने तक वहीं पर खड़े रहे। यानी कि अमृतसर वाले सुनील दास गुप्त तो उसका थैला उठाकर चले और उसके पुल पार करने तक वहीं खड़े रहे। ठीक है, उन अधिकारियों ने यह साबित कर दिया कि कोई भी कानून या सरहद प्रेमी से ऊपर नहीं होती है। यार क्वेश्चन नंबर चौथा का आंसर, जो कि ये भी हमारा 5 नंबर में है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर देखते हैं। तो यार क्वेश्चन नंबर 5वां का आंसर, 5वां क्वेश्चन है हमारा कि हिटलर किसे दुनिया से मिटा देना चाहता था और उसके कितने हत्या की थी। यानी हिटलर जो था दुनिया से किसे मिटा देना चाहता था और उसने कितनी हत्या की थी। चलिए देखते हैं कि हिटलर दुनिया में यहूदियों को मिटा देना चाहता था क्योंकि वह यहूदियों को नफरत करता था। यानी यहूदियों से क्या करता था, वो नफरत करता था, इसलिए उन पर अपमानजनक नियम कानून थोपता रहता था। हिटलर के डर से ही यहूदियों अपने लिए सुरक्षित स्थानों को खोजते फिरते थे। वे कर्माए कमरों में जीवन जीने के लिए मजबूर थे। अगर उनके पकड़ लिया जाता था तो उन्हें तरह तरह की यता नए दिए जाते थे। प्राप्त दस्तावेज में पाया गया कि हिटलर ने लगभग 60 लाख यहूदियों को नरसंहार किया। यह तक का सबसे बड़ा नरसंहार है कि यही कारण था कि यहूदियों मरते मरते फिरते थे। ठीक है यार, क्वेश्चन नंबर 5वां का आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ये रहा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि यहूदियों पर किस प्रकार की जुल्म किए गए थे। यहूदियों पर किस प्रकार के जुल्म किए गए थे, तो चलिए देखते हैं कि यहूदियों पर तरह तरह के अत्याचार किए जा रहे थे, जैसे भेदभाव पूर्ण और अपमानजनक नियमों को कायदे के मामले में मनाने के लिए मजबूर किए जाना था। ठीक है, क्या करना था, मजबूर किए जाना था। ठीक है, यहूदियों जो अज्ञातवास के निरंतर अंधेरे कमरों के जीवन में जीने को मजबूर थे। ठीक है, हिटलर की नाजी फौज और खौफ उन्हें हर वक्त सताया करता था। गेस्टो और हिटलर की सुखियां आने की खुफिया पुलिस
थी वह जगह जगह पर छापे मारकर यहूदियों को अज्ञातवास में ही ढूंढ निकालती थी और यतान गृह में डाल देती थी, जो कि चारों ओर अराजकता फैली हुई थी। नाजियों और अत्याचार के लंबे समय तक गुप्त और स्थानों पर छुपे रहने वाले लोगों को गोलीबारी का आतंक, भूख, गरीबी और बीमारी के मानसिक तनाव, जानवरों जैसे ही चोरी आदि का भय चलता जा रहा था, जो बेहद अमान्य व्यवहार करता था। ठीक है यार, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में की ओर देखते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7वां का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7वां के मोहनजोदड़ो की विशेषता को बताना है। ठीक है, तो चलिए, आप लोग मोहनजोदड़ो की विशेषता के बारे में हिस्ट्री में भी पढ़ चुके होंगे और आप लोग को हिंदी में भी पढ़ना है मोहनजोदड़ो के बारे में। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट आर्ट्स, चाहे साइंस और चाहे कॉमर्स के हो, उनके पास वीडियो जरूर शेयर कर दें। और हिंदी का बहुत बढ़िया 5 नंबर वाले क्वेश्चन को हम लोग करा रहे हैं। इससे अगले वाले वीडियो में हम लोग 3 नंबर वाले क्वेश्चन को भी करेंगे। ठीक है, तो वीडियो तक बने रहें लास्ट तक। कि वीडियो आप लोग को कैसा लगा फटाफट कमेंट कर दें। और चलिए हम लोग देखते हैं कि मोहनजोदड़ो की क्या क्या विशेषता थी, उनके बारे में विशेष से ज्ञान लेते हैं। तो मोहनजोदड़ो का मतलब यह है कि मुर्दों का टीला। मोहनजोदड़ो का मतलब है कि मुर्दों का क्या टीला है। यह दक्षिण एशिया में बसे एक इस शहर को सबसे पुराना शहर माना जाता था। ठीक है, तो दक्षिण एशिया में बसे इस शहर को क्या माना जाता था? सबसे पुराना शहर माना जाता था। इतने साल से पहले बने इस शहर को इतने व्यवस्थित ढंग से बनाया गया था कि जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान के सिंध में लगभग 2600 बीसी, ठीक है, यानी 2600 ईसा पूर्व के आसपास इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, खुदाई के दौरान इस शहर के बारे में लोग को जानकारी हुई और इसकी बड़ी बड़ी इमारतें, जल कुंड, मजबूत दीवारें वाले घर, सुंदर चित्रकारी, मिट्टी व धातु के बर्तन, मुद्राएं, मूर्ति, ईंट, तरासे हुए पत्थर और बहुत सी चीजें मिली है। ठीक है, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ एक व्यवस्थित शहर बना हुआ था। जैसे हम आज रहते हैं वैसे ही लोग भी घर में रहते थे, का खेती किया करते थे। मिट्टी के नीचे दबे हुए इस रहस्य को जानने के लिए बहुत ही लोग उत्साहित हैं। इस पर कई बार खुदाई का काम शुरू हुआ और बंद भी हुआ है। कहा जाए तो अभी सिर्फ एक ही तिहाई भाग इसे में खुदाई हुई है। ठीक है, यानी कहा जाए तो सबसे पहले एक भाग तिहाई खुदाई हुई है। ये शहर में 200 हेक्टेयर क्षेत्र बसा हुआ है। ठीक है, जो मोहनजोदड़ो शहर में लगभग 200 हेक्टेयर शहर क्षेत्र बसा हुआ है। ठीक है, प्राचीन सभ्यता के लिए पाकिस्तान को एक नेशनल आइकॉन माना जाता है। अगला पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि 1856 में एक अंग्रेज इंजीनियर ने रेल रोड बनाते समय इस प्राचीन सभ्यता की खोज निकाला था। ठीक है, रेलवे ट्रैक बनाने के लिए इंजीनियर पत्थरों की तलाश कर रहा था जिससे वह गिट्टी बना सके। या उनकी बहुत ही मजबूत और पुराने ईंट मिली जो बिल्कुल आज की ईंट की तरह बनी हुई थी। वहां एक आदमी ने बताया कि सबके घर इन्हीं ईंटों से बने हैं जो उन्हें खुदाई में मिलते हैं। तब इंजीनियर समझ गया कि ये जगह किसी प्राचीन शहर के इतिहास से जुड़ी हुई है। इस इंजीनियर को सबसे पहले सिंधु नदी के पास बसे हुए सबसे पुरानी सभ्यता के बारे में पता चला था, इसलिए इसकी घाटी सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना गया। ठीक है, इसे प्राचीन सभ्यता के समय एक ही प्राचीन सभ्यता की थी जो मिस्र, ग्रीस थे। ये बात पुरातत्ववेताओं के द्वारा कही गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 2600 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक रही है। इसे प्राचीन सभ्यता में कुछ अर्बन सेंटर थे जो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगन, धौलावीरा और जाकर के राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो, इन्हें सबसे अग्रिम शहर माना जाता है। जितने भी शहर के नाम ने, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा हो, लोथल हो, कालीबंगन हो, धौलावीरा हो, राखीगढ़ हो या मोहनजोदड़ो हो, तो इतने शहर को आप लोग को मैप में दर्शा देना है ताकि आपका नंबर में एक भी नंबर ना कट पाए। ठीक है, मोहनजोदड़ो जैसे हड़प्पा शामिल अग्रगण्य शहर थे। ठीक है, उस समय सबसे बड़ा व व्यवस्थित शहर माना जाता था, इसलिए पुरातात्विक की सबसे पहली खोज शुरू की वह उनके अधिक जानकारी की इकट्ठा करते हैं और इसके बाद हड़प्पा शहर को भी व्यवस्थित करता है जिसे हम लोग अग्रिम ढंग ने बनाया है। तो यार क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, जो कि ये हमारा 5 नंबर में मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर देखते हैं। तो यार क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि
भक्ति तन के द्वारा शास्त्र के प्रश्न कुछ सुविधा और सुलझाना लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या उदाहरण उसे लेखिका ने दिया था। तो लेखिका ने सशस्त्र के प्रश्नों को भी भक्तिन अपने सुविधा अनुसार सुलझाना लेती है। वह सिर मुड़ाए रखती है और यह लेखिका को अच्छी नहीं लगता है। जब लेखिका भक्तिन को एक ऐसा करने में रोका तो उसे अपनी बात ऊपर रखते हुए कहा कि शस्त्र को यहीं लिखा है। जब लेखिका ने पूछा कि क्या लिखा है तो उसने तुरंत उत्तर दिया कि तीर्थ गए मुड़ाए सिद्ध, यह बात किसी शास्त्र में लिखी गई है। इनका ज्ञान भक्तिन को नहीं है, जबकि लेखिका जानती थी कि वह एक कथन किसी व्यक्ति का नहीं है, ना ही किसी शास्त्र का है। ठीक है, यथा वह भक्तिन का चूड़ा कर्म और बृहस्पतिवार को होने वाली लेखिका के नहीं रोकी उसकी और यथा विधा को निष्पन्न होता है। यार क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जो कि ये भी हमारा 5 नंबर पे है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर देखते हैं। यार क्वेश्चन नंबर 9 हमारा जो कि आपकी दादी नानी किस तरह के विश्वासों की बात करती है, ऐसी स्थिति में उनके प्रति आपका रवैया क्या होता है, लिखिए। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं कि आपकी दादी और नानी किस प्रकार की विश्वास पर स्थित है और उसकी आपकी रवैया क्या है, उसके बारे में आप लोग को लिखना है। ठीक है, हमारी दादी नानी अनेक प्रकार की व्रत और उपवास, त्योहारों, धार्मिक अनुष्ठानों आदि की गहरी अवस्था रखती है। ठीक है, उनकी अवस्था में हम सभी प्रभावित होते हैं। हमें उसकी अवस्थाओं में बिल्ला का रास्ता काटना, निकलते समय छींकना आना, आंख का फड़फड़ाना, पशुओं को रोना आदि को अंधविश्वास भी मानते हैं, परंतु फिर भी उसका विरोध नहीं कर पाते, क्योंकि हमें लगता है कि इनका कारण उनकी अशिक्षा और पुराने ख्यालों का होना है। ठीक है, हमारे विरोध से ही उन्हें दुख पहुंचेगी और साथ ही पारिवारिक शांति भी भंग होगी, और वैसे भी कुछ इन अवस्थाओं को भी व्यवस्थित होकर करती है। उसके पीछे उनका उद्देश्य और पारिवारिक भलाई भी होती है। इसके लिए हम उनके बातों को भी बिना कोई फर्क दिए माना लेते हैं और उन्हें अपने दुखों को नहीं पहुंचाना चाहते हैं। यार क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आते हैं। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि लेखक धर्मवीर भारती के कृतित्व एवं व्यक्तित्व का परिचय दीजिए। ठीक है, तो लेखक जो धर्मवीर हैं उनका कृतित्व एवं व्यक्ति का परिचय देना है। ठीक है, तो चलिए आप लोग लेखक के बारे में देख लेते हैं कि लेखक धर्मवीर क्या करता था। ठीक है, तो लेखक का परिचय आप लोग को लिख लेना, उसके बाद लेखक के बारे में लिखना है। ठीक है, आप लोग उतना भी नहीं जाएंगे तो लेखक के जन्म को याद कर लीजिएगा, लेखक का मृत्यु याद कीजिएगा, और लेखक कहाँ जन्म लिया है उसके बारे में याद करना, कहाँ लिया था, कितने भाई होते, तो वो सब लिख दीजिएगा। आप लोग को उतना ही में आपका नंबर मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि लेखक का परिचय। अश्वानियोत्तर साहित्यकारों में अग्रणी स्थान से रखने वाले धर्मवीर भारती का जन्म इलाहाबाद नगर में सन 1926 में हुआ था। ठीक है, वही उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्वलंबित बने और अभ्य युद्ध और संगम पत्रों का समापादन सहयोग करने के बाद ये प्रयाग विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक बने, जो कि कुछ समय के बाद विश्वविद्यालय में नौकरी छोड़कर मुंबई चले गए और वहां धर्मयुग पत्रिका का संपादन करने लगे। इन्हें दूसरे और सप्तक कवियों के स्थान पर प्राप्त हुआ और इन्होंने अपनी रचनाओं को व्यक्ति और स्वतंत्र मानवीय संकट तथा रोमनी चेतना का भी अभिव्यक्ति दी। इनकी रचनाओं के सामाजिक चेतना की बात करें तो संगीत के लय मिलती है और इसे विशेषता में ये रोमनी गीतकार मानते हैं। ठीक है, इन्हें पद्मश्री व्यास सम्मान एवं साहित्य जगत में कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पुरस्कार को भी प्राप्त हुए हैं। भारती जी का निधन लगभग 1997 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, तो यार क्वेश्चन लगभग 10 जो कि आप लोग का ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगले वीडियो में हम लोग और 5 नंबर वाले क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है तो आप लोग देखेंगे नहीं, हमें पक्का विश्वास है। तो आप लोग वीडियो को फुल वॉच करके जाइएगा, तभी आपको 5 नंबर वाले क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा। अगले बुक में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में और ज्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।